अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप लोगों को वंस अगेन इंडो पाक हिस्ट्री में खुशामदीद। आज का हमारा चौथा लेक्चर है। जिस तरह हमने पहले लेक्चर में मोहम्मद बिन कासिम, दूसरे लेक्चर में सुल्तान सुबुक्तगीन और महमूद गज़नवी, तीसरे लेक्चर में हमने ख़ानदान गुलामा और गौरी रिस्टनी को पढ़ा। आज का हमारा जो लेक्चर है वो हम स्टार्ट करेंगे 1526 से, सही है, जिसमें हम तारीख़ के एक इम्पोर्टेंट किरदार और एक मायनाज शख्सियत के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने आगे हिंदुस्तान की तारीख़ एक बदल के रख दी और उन्होंने हिंदुस्तान पर अपनी दाग बिठा दी। सही है। आज हम पढ़ेंगे बाबर के बारे में, जिनका पूरा नाम था ज़हीरुद्दीन बाबर। सही है। उन्होंने 1526 में पानीपत के मैदान में एक मैदान सजा, सही है, जो कि एक इम्पोर्टेंट लड़ाई है। सही है। पानीपत जो कि जगह का नाम है। सही है। यहाँ पर पहली लड़ाई हुई है जो 1526 में लड़ी गई और ये तारीख़ की वो लड़ाई है जिसने तारीख़ का दायरा मोड़ा और उसने तारीख़ में ये तय करना था कि आगे की जो सल्तनत बनेगी वो या मुग़ल या लोधी। तो यहाँ पर मुग़लों का पलड़ा भारी रहा, लेकिन असल बात यह है कि आज हम उसको डिस्कस करते हैं कि मुग़लों का पलड़ा कैसे भारी रहा, वो उन्होंने कैसे ये जंग जीत ली। हम थोड़ा इब्राहिम लोदी की तरफ भी जाते हैं, उसका फ़ौज का मुआयना करते हैं कि उसके पास कितनी फ़ौज थी, कैसी फ़ौज थी और उन्होंने क्या क्या अपने साथ रखा था। तो लोदी की फ़ौज में टोटल 50,000 लश्कर था। सही है उसका। और पूरे 1,000 जो था वो हाथी थे। सही है। 1,000 हाथी, 50,000 जंगजू थे उसके पास। और दूसरी बात ये थी कि वो दिल्ली का सुल्तान भी था। सही है। और दूसरी तरफ जो बाबर था उसके पास टोटल 12,000 लश्कर था। हाथी तो उसके पास थे नहीं, लेकिन बाबर के पास एक ऐसा हथियार था, एक ऐसी चीज़ थी जो इससे पहले बड़े सग़ीर में किसी ने देखी भी नहीं थी, किसी ने चलाई भी नहीं थी। और वो चीज़ क्या थी आप लोगों को मालूम है? वो थी तोप। 12,000 लश्कर के बावजूद भी ज़हीरुद्दीन बाबर जो थे वो क्या थे, उनको इस बात का इल्म था कि वो जीत जाएंगे, क्योंकि उनके पास एक ऐसी चीज़ थी जिसका मुक्तोड़ इस 50,000 के लश्कर के पास नहीं था। इनके पास पूरी थी तोपें 12। अच्छा, बात यह है कि ये तोपें आइडिया किसने दिया ज़हीरुद्दीन बाबर को, और ये तोपें बनाकर किसने दी? इम्पोर्टेंट सवाल ये होता है। तो बेटा आपको मैं अभी एक और सल्तनत के पास लेकर चलता हूँ और एक और तारीख़ में एक और करेक्टर से मिलाता हूँ। आपको मैं लेकर चलता हूँ इस करेक्टर के पास, सलीम याऊस। अब अगर टीवी देखते हो, सही है, अगर आप तुर्की का कोई ड्रामा देखते तो आपको इस्तांबुल दिखाया जाएगा और इस्तांबुल में एक पुल जो है वो एशिया को और यूरोप को मिलाता है। सही है। और उस पुल का नाम है सलीम याऊस पुल। सही है। वो इस बंदे के नाम पे बनाई गई है। अब ये बंदा जो था टर्की के, या आप आजकल कहते हैं तुर्की, यानी उस वक्त की एक सल्तनत है उस्मानिया। सल्तनत उस्मानिया के ये 90 सुल्तान थे। कौन से सुल्तान थे? और पहले उस्मानी खलीफा थे। इसने अपने 2 बंदे किसके पास भेजे? ज़हीरुद्दीन बाबर के पास भेजे और इन्होंने इसको 12 तोपें बना के दी हैं। इनमें एक का नाम अली था और दूसरे का नाम मोहम्मद था, आई थिंक। सही है। और ये 2 बंदे आए, इन्होंने 12 तोपें इनको बना के दी। अब ये पहली दफ़ा था, ये पहला जंग था जहाँ पर हिंदुस्तान में तोप का बाकायदा इस्तेमाल होना था। सही है। अब इस जंग में इनके साथ, बाबर के साथ, इनके बेटे हुमायूं भी साथ थे। सही है। और उसकी उम्र उस वक्त कहते हैं कि 17 साल या 18 साल थी। सही है। उस वक्त इतनी इनकी उम्र थी, थोड़ी ज़्यादा थी आई थिंक, इससे आसपास। सही है। तो वो भी इनके साथ थे। सही है। और वो उन्होंने इस जंग में बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार हिस्सा लिया। जब जंग स्टार्ट हुई तो इब्राहिम लोदी के पास तो 50,000 लश्कर था। सही है। लेकिन उनसे एक बड़ी गलती हुई थी जो कि आज से 2,500 पहले राजा पोरस ने की थी। अब आप लोगों को मालूम हुआ कि राजा पोरस कौन था। राजा पोरस वो एक बंदा था जिसने सिकंदर आज़म के सामने हथियार नहीं डाले और उनके साथ जंग की थी। सेम गलती इन्होंने भी की, वही इसकी गलती दोहराई। और गलती क्या थी कि इन्होंने हाथियों को पहले रखा और बाकी फ़ौज को बाद में रखा। तो जब जंग स्टार्ट हुई तो इन्होंने सबसे पहले तोपखाने का मुंह खोला।
जब तोपखाना स्टार्ट हुआ तो हाथी जो थे वो तोप की आवाज़ से क्या हो गए, घबरा गए। सही है, क्योंकि उन्होंने पहले तोप की आवाज़ नहीं सुनी थी और वो लोग अपनी फ़ौज को ही कुचलते हुए चले गए। तो इसमें यह हुआ कि इब्राहिम लोदी को शिकस्त होना स्टार्ट हुई और बाबर ये जंग आसानी से जीता। लेकिन असल बात यह है कि अब 50,000 का जो लश्कर था उसको तो शिकस्त हुई, लेकिन इब्राहिम लोदी का जो अपना स्पेशल जो फोर्स थी, सही है, जो इसके मुहाफ़िज़ थे, वो अभी ताज़ा दम थे, तो वो मैदान में लेकर आया। लेकिन वो भी काम ना आई किसी की और इब्राहिम लोदी इस जंग में मारा गया। सही है, और बाबर को क्या हो गई, फ़तह नसीब हुई और वो दिल्ली में दाखिल हुआ और इन्होंने एक मस्जिद बनाई जिसका नाम बाबरी मस्जिद रखा। सही है। अब बात यह है कि मैं उस मस्जिद की बात नहीं कर रहा हूँ जो आजकल भारत में मुतनाज़ा मस्जिद है जिसको तोड़ा गया, उस मस्जिद की बात नहीं कर रहा। ये दूसरी मस्जिद बनाई गई, ये काबली, इसके साथ एक और बाग बनाया गया जिसका नाम था काबली बाग। सही है, मैं काबली बाग वाली बाबरी मस्जिद की बात कर रहा हूँ। सही है। अब बात यह है कि जब इन्होंने हिंदुस्तान पे कब्ज़ा किया तो उस वक्त हिंदुस्तान का जो इम्पोर्टेंट शहर था वो था आगरा। सही है, आज भी आगरा जो था वो इम्पोर्टेंट शहर था। तो यहाँ से इनके बेटे ने इनको क्या पेश किया, कोहिनूर पेश किया और आगरा का ख़जाना पेश किया। सही है, और इनको दिया। सही है। इसके बाद इन्होंने आगरा के ख़जाना लिया और उसके बाद कोहिनूर हुमायूं को ही दे दिया तोहफे में। आगे चलते हैं, यहाँ पर एक और करेक्टर की एंट्री होती है जिसका नाम है राजा सांगा। राजा सांगा जो था ये इसने 1526 की जंग हुई, इसमें बाबर की हिमायत की, लेकिन असल में वो ये समझता था कि ये अमीर तैमूर के पड़पोतों में से है, सही औलाद में से है, ये कुछ वक्त के लिए यहाँ आएगा फिर चला जाएगा, हिंदुस्तान मेरा हो जाएगा। लेकिन ये उसकी गलत फहमी थी। ज़हीरुद्दीन पहला बंदा था जो हिंदुस्तान में ठहरा, बाहर का हमलावर था लेकिन वो हिंदुस्तान में ठहरा और उन्होंने दिल्ली को अपना दारुल हुकूमत बनाया और जिन्होंने आगे जाके 300 साल तक हुकूमत की। सही है। अब बात यह है कि राजा सांगा को जब पता चला कि ये तो जाने वाला नहीं है तो उसने इसके ख़िलाफ़ जंग छेड़ दी। सही है, और इन दोनों की जंग हुई एक मैदान में जिसका नाम था खानवा। ये एक मैदान का नाम है खानवा। सही है, और ये जंग हुई जिसमें राजा सांगा को हुमायूं ने शिकस्त दी। सही है, और उसके बाद हुमायूं का इंतकाल हुआ 1530 में। जब हुमायूं का इंतकाल बाबर का इंतकाल हुआ 1530 में तो उसके बेटे हुमायूं तख्त पर आकर बैठ गए। लेकिन हुमायूं जब तख्त पर बैठे, बेटा कहते हैं कि कभी कभार बादशाहत जो होती है वो फूलों का सेज नहीं बल्कि कांटों का बिस्तर होती है। तो हुमायूं के लिए भी वही साबित हुआ, उनकी जो सल्तनत थी वो कांटों का बिस्तर साबित हुई। तो अब सर आज़ान बता दूँ? हाँ सर, स्टार्ट। जब बाबर की वफ़ात हुई 1530 में तो उनके बेटे हुमायूं ने तख्त संभाला। लेकिन मैंने आपको कहा कि जो तख्त जो था कभी कभार वो फूलों की सेज नहीं होते, कांटों का बिस्तर होता है। तो हुमायूं के लिए भी यही वो साबित हुआ, वो कांटों का बिस्तर साबित हुआ। सही है, और उनको एक बादशाह था, सही है, जिसका नाम था सिकंदर शाह सूरी। सही है, और ये तारीख़ में ये शेरशाह सूरी के नाम पे मशहूर हुए और ये पहले शख्स थे जिन्होंने सिक्के जारी किए, तारीख़ में कहा जाता है। सही है, और ये इन्होंने हुमायूं का पे दर पे शिकस्तें दी। सही है, और 1546 में ये दिल्ली के तख्त पर विराजमान हुआ। सही है, और उन्होंने दिल्ली के तख्त पर कब्ज़ा कर दिया शेरशाह सिकंदर शाह सूरी ने। सही है, और हुमायूं जो था ये हिंदुस्तान से भाग गया, ये गया शाह तहमासप के पास ईरान। सही है, और सफ़वी सल्तनत चला गया। उस वक्त ईरान की जो सल्तनत थी वो उसका नाम था सफ़वी। ये इस सल्तनत में चला गया। सही है, और शाह तहमासप के बड़े बेटे ने इसका इस्तकबाल किया और इसको वहाँ पर ये ठहरा। सही है, और इसके बाद इसने शाह तहमासप से दरख्वास्त की कि भाई मुझे एक लश्कर दिया जाए ताकि मैं अपनी कोई हुई सल्तनत वापस ले सकूं। किससे? सूरियों से। सही है, अब बात ये सूरी जो थे ये भी ताल्लुक़ इनका पठानों से था। सही है, और ये भी अफ़गान कबाइल में से ही ताल्लुक़ रखते थे। सही है, तो हुमायूं को शाह तहमासप ने इनके ख़िलाफ़ तकरीबन 30,000 का लश्कर दिया। कितने का?
30,000 का लश्कर दिया। अब बात है इसमें मिर्ज़ा बेग का नाम भी आता है, सही है, जो उनके भाई थे, लेकिन उनको मैं डिस्कस नहीं कर रहा। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है मैं उसके पास डायरेक्ट चलता हूँ, सही है। तो इन्होंने 30,000 का लश्कर इसको दिया और इनसे ये कहा गया कि भाई आप अगर हिंदुस्तान को फ़तह करें तो आप सबसे पहले कंदाहार का जो शहर है वो हमें दोगे। किसने कहा? ईरानियों ने कहा इसको। इसने कहा चलो भाई आपको मैं कंदाहार दे देता हूँ, लेकिन आप मुझे फ़ौज दे दे। तो इनको 30,000 का लश्कर दिया और इन्होंने आगे बढ़ के पहले कंदाहार फ़तह किया और वादे के मुताबिक वो सफ़ियों को दे दिया। इसके बाद इसका मुकाबला अपने भाई से हुआ जिनका नाम था कामरान मिर्ज़ा। कामरान मिर्ज़ा से जब इनका मुकाबला हुआ तो ये काबुल के हुक्मरान थे, सही है, कामरान मिर्ज़ा, और इनका हुकूमत जो था ये काबुल पे था। लेकिन असल बात ये है कि इन्होंने क्या किया कि इनके बेटे, हुमायूं के बेटे का नाम था, भाई तारीख़ में बड़ा मशहूर नाम गुजरा है, अकबर। इनका पूरा नाम था जलालुद्दीन अकबर, सही है। अब ये उनके साथ था, सही है, किसके साथ था? कामरान मिर्ज़ा के पास था। और इनकी अकबर की जो पैदाइश है बेटा वो आपके एक मशहूर किले, जो सन का किला है रानीकोट, वहाँ पर हुई है, सही है, ये याद रखिएगा। लेकिन उस वक्त अकबर के पास, हुमायूं के पास कुछ था नहीं, तो उसने कहा कि भाई मेरे पास तो कुछ है नहीं, मैं अपनी सल्तनत खो चुका हूँ, सही है। और ये उस वक्त फ़रार हो रहे थे, इनकी शिकस्त हुई थी। लेकिन इसने कहा था कि मेरा बेटा एक बहुत बड़ा हुक्मरान बनेगा और बहुत बड़े दुनिया का फातिह बनेगा, जो बाद में साबित भी हुआ, जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान को फ़तह किया। अब बात यह है कि कामरान मिर्ज़ा को इन्होंने कहा कि भाई शेर हमारे हवाले कर दो। कामरान मिर्ज़ा ने इनके बात न सुनी और उल्टा इनके बेटे को दीवारों पे लाके रख दिया। अब ये हमला भी नहीं कर सकते थे क्योंकि हुमायूं का बेटा दीवार पे था। तो बेटा यहाँ पर इनके काम आया हुमायूं के, इनका एक ज़हीन व फ़हीम वज़ीर जिनका नाम था बैरम ख़ान। बैरम ख़ान जो था ये एक इम्पोर्टेंट जनरल था और इनका एक वज़ीर भी था, और इसने कामरान मिर्ज़ा के कुछ लोगों को अपने साथ मिलाया और काबुल पर कब्ज़ा कर लिया, सही है। और अब बात यह है कि इन्होंने काबुल पर हमला किया। काबुल को फ़तह करने के बाद इन्होंने अपने आप को स्टेबल किया सबसे पहले, और उसके बाद फिर इन्होंने 15,000 घुड़सवार की फ़ौज ली और शेरशाह सूरी के मैदान के लिए उतर गए। अब बात यह है कि अब ये जो जंग थी ना, ये इतनी इम्पोर्टेंट जंग थी कि इस जंग में आप लोगों ने इस जंग में तय होना था कि अगले 300 सालों तक 2 ख़ानदानों में से एक ख़ानदान हिंदुस्तान पर हुक्मरान होगा। कितने सालों के लिए? 300 सालों के लिए। या पठान या मुग़ल, मुग़ल या पठान, पठान या मुग़ल, दोनों में से अब किसी एक को हिंदुस्तान की बागडोर संभालनी है। कितने सालों के लिए? 300 सालों के लिए। अब पठान तो ऑलरेडी हिंदुस्तान पे थे, मुग़ल जो थे, सही है, वो काबुल से होते हुए उन्होंने हिंदुस्तान का रुख किया और सिकंदर शाह सूरी को हुमायूं के हाथों शिकस्त हुई 1555 में। 1555 में सिकंदर शाह सूरी का तो इंतकाल हो गया था, लेकिन उनके जो बच्चे थे, बेटे पोते, उनको ज़बरदस्त शिकस्त हुई हुमायूं के हाथों, सही है। और उन्होंने वापस अपनी जो कोई भी सल्तनत थी वो वापस ले ली। लेकिन असल बात यह है कि जब इन्होंने सारी रुकावटों का मुकाबला किया और आगे बढ़े, लेकिन हुमायूं बड़े बहुत खुशकिस्मत साबित नहीं हुए, क्योंकि 1556 में इनका इंतकाल हुआ। जब उनकी सल्तनत में अमन आया, 1555 में इन्होंने कब्ज़ा किया और 1556 में इनका इंतकाल हो गया, सही है। सल्तनत के हासिल करने के 1 साल बाद वो मगरिब की नमाज़ का इंतज़ार कर रहे थे, सही है। जब आज़ान हुई, सही है, वो नीचे उतर रहे थे सीढ़ियों से, तो आज़ान स्टार्ट हुई, वो वहाँ बैठ गए और वो वापस जब खड़े हुए तो उनकी जो लाठी थी उसका नीचे सिरा जो था वो मार्बल से फिसल गया और वो वहाँ से गिर गए, जिससे उनके सर में बहुत ज़्यादा गहरी चोटें आई और उनका इंतकाल हुआ, सही है। अब इनका इंतकाल हुआ, इनके इंतकाल के बाद अब बात ये थी कि अब कौन बादशाह बनेगा, सही है, क्योंकि उस वक्त अकबर की उम्र थी 13 साल। कितने साल? 13 साल, छोटा बच्चा। अब एक छोटा बच्चा इतनी बड़ी सल्तनत की बादशाही, इतनी बड़ी सल्तनत की हुक्मरानी कैसे करेगा? आया अभी ये स्टेबल हुए, लोग इसे तस्लीम करेंगे या नहीं करेंगे, अब ये सवालात उठने लगे। लेकिन असल बात ये है कि इनके एक वज़ीर था जिनका नाम बैरम ख़ान था, सही है। और दूसरी एक और इम्पोर्टेंट बात कि अकबर उस वक्त आगरा में नहीं थे, बल्कि वो उस वक्त थे लाहौर में, सही है। वो लाहौर में उस वक्त थे, अपनी तालीम के लिए गए थे, सही है। लेकिन अकबर तालीम में एक अच्छे
शागिर्द साबित नहीं हुए, उनकी तालीम मुकम्मल नहीं हुई थी। सही है। तो अब सवाल यह था कि क्या अकबर की बादशाही जो 13 साल लड़का है वो लोग तस्लीम करेंगे या नहीं करेंगे। अगला सवाल, क्या हुमायूं की वफ़ात की जो ख़बर हिंदुस्तान में फैलेगी, लोग बगावत करेंगे या नहीं करेंगे। ये उस वक्त के बड़े इंपॉर्टेंट सवाल थे। सही है। लेकिन अकबर ने इनका बड़ी अच्छी तरीके से मुकाबला किया और हिंदुस्तान में अपनी रेड कायम रखी, जो कि आगे 300 सालों तक चली और 1857 तक चली। तो आज का जो हमारा लेक्चर था वो यहाँ पर ख़त्म हुआ। अगर आपको कोई सवाल है इस हवाले से तो आप पूछ सकते हैं मुझसे।